खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ उम्मीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कल एक तरह से हम कह सकते हैं DGISPR ने बड़े खैर सगाली का इज़हार करते हुए कहा कि आए हम आपको चाय पिलाएंगे, मगर मौलाना उसी मोड में है, अटैकिंग मोड में है। और उन्होंने क्या कहा आज हमने जोड़ के बताएंगे। सवाल क्या बातें की, DGISPR ने जवाब में उन्होंने क्या कहा, ये गुफ्तगू होगी। इसके साथ नून लीग भी फौज पर सियासी मुदाखलत के इल्ज़ाम लगाने के साथ साथ यूँ लगता है जैसे आर दे ट्राइंग टू गेन सम इम्पॉर्टेंस। हम हर वक्त फौज वाले आ रहे बड़े तरले कर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, फिर ये इस किस्म का बयान किया जा रहा है। अगर हालात इस तक पहुँच गए तो फिर मेरे ख्याल में क्या हो सकता है। IPPs को NRO को असल NRO किसको मिल रहा है, इस हवाले से हमारे साथ होंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम अगले सेगमेंट में, हम उनसे पूछेंगे। उसके साथ साथ अमेरिका में भी एक अजीब मेला लगा हुआ है और खौफ की फ़िज़ा इस तरह से है कि क्या हो सकता है और आर्म्ड कहीं क्लैशेस ना शुरू हो जाए। सिक्योरिटी फोर्स तमाम 50 स्टेट्स में लगा दी गई है, जिसे आपके हाई अलर्ट कर दिया गया है कि इमरजेंसी की कैफियत। और उधर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है, मगर सुप्रीम कोर्ट भी अब बचाने की कोशिश कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट पहली कंप्रोमाइज़ लगती है उनकी सुप्रीम कोर्ट हमें, तो मगर ये मामलात किस समझाएंगे। मगर बड़ी साहब पहले तो मैं आपकी तरफ आ जाऊँ। बड़ी साहब, ये तो रकीक हमले भी कह सकते हैं आप इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब देखें, मैं आज आपको बताऊं, जब वक्त के वज़ीर आज़म रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने की बजाय सोशल मीडिया पर बेस करें और कहें कि PDM को गाली दो, जो मेरे पे तनकीद कर रहे हैं उन जर्नलिस्टों की एक लिस्ट दे प्रोपोगंडा सेल को कि उनको गालियाँ दो, फिर यही होता है। मेरी समझ में नहीं आता। मौलाना कल DGISPR साहब ने बिल्कुल वाज़ेह और शफाफ लफ्ज़ों में कहा कि जनाब हमें सियासत में ना घसीटे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमारी अपनी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है। और ये भी कहा कि अगर किसी के पास सबूत है तो वो अदालतों में जाए, अदालत कार्रवाई करे। लेकिन मौलाना ने तो कल इस तरह गुफ्तगू की जैसे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है कि वो फौज को डांट रहा है, मुझे गारंटी दो कि तुम क्या न्यूट्रल हो। यार व्हाट इज़ दिस भाई, नॉनसेंस। अगर कोई कहीं गड़बड़ हो भी रही है, मैंने मान लिया हो रही होगी, क्योंकि आपने कल सुना नहीं, शाहिदा खान अब्बासी कल एक निजी TV में तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा कल रात ही मुझे फ़ोन करके कहा गया, मेरे 3 रुकन असम्बली ने कहा है कि हम पर प्रेशर डाला जा रहा है, इस्तीफे ना दो, हमारे एस्टेब्लिशमेंट हम पे दबाव डाल रही है। एहसन इकबाल कहते हैं कि यूनिफॉर्म लोग डालते हैं। मुझे अब ऐसा लगता है कि वो समझ गए हैं कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही। PDM, महंगाई, बेरोज़गारी एक अलग फैक्टर है। एस्टेब्लिशमेंट को इतना दबा दो, इतना प्रेशर दे दो कि वो खुद ही, मेरा ख्याल है, हुकूमत गिरा दे। जबकि मेरा ईमान है ये नामुमकिन है। एस्टेब्लिशमेंट का काम ना हुकूमत बनाना ना गिराना है आईनी तौर पे। बाज़ाहिर क्या होता है वो तो मलक साहब ज़्यादा ब्रीफ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है मौलाना, दूसरी बता दूं, पीपल्स पार्टी ने वाशगाफ कह दिया कि हम पिंडी नहीं जाएंगे। मैं अच्छा, 60 सुनवाऊंगा, मगर मैं साथ दोनों सुनवाना चाहता हूं। नहीं, मैं एक और आखिरी बात कर, उसके बाद जाइए। मुझे लग रहा है कि PDM, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और कुछ लोगों की ये स्ट्रेटेजी है कि जब तक हुकूमत ज़बरदस्ती इस्टेब्लिशमेंट इन्हें पकड़ के ऐवाने वज़ीर आज़म में जाके बैठा ना दे, इनके वज़रा की टीम को यानी गिरफ्तार कर ले, बैठा ना दे। उनका सब आखिरी बात, क्या ये अब ये चाहते हैं जिस कदर ये इखलाक से गिरी हुई आखिरी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं कि इन्हें ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बना दिया जाए? ये चाहते क्या हैं? या मलक सबसे पूछ लें अगले शॉट से पहले, क्योंकि ये इंतहा हो गई है। जी, वो कह रहे हैं जी आपने धांधली कराई। तो मलक साहब बताएं, वो तो मेरा ख्याल है इसका हल बज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान यही ख्वाहिश है कि जब तक उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाता, उन्होंने कहा इलेक्शन चोरी कराए, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बुज़दल कह दिया, टांगे का हमना कह दिया, अल्लाह माफ़ करे, चोरी तक के इल्ज़ामत लगा दिए। मैं ऐसे काई साहब माफ़ी चाहता हूँ, जहाँ कानून की हुक्मरानी ना होना वो वहाँ माफिया ताकतवर होता है। और ये साबित किया है इस मुल्क ने, माफिया ने, कि वो सबसे भट्टी साहब, मैं आपकी सारी बात से एग्री कर लूँ तो एक मुल्क है पाकिस्तान, उसमें कोई हुकूमत भी है। मैं आपकी बातें सुन के मेरे जहन में आ रहा था कि हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं शेख रशीद साहब ने कम अज़ कम 72 दफ़ा कहा है कि 72 घंटे में हम एक्शन लेंगे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगा। मुझे बता दें मौलाना कफ़ायतुल्लाह कोई जादूगर को नाम है या कौन सी ऐसी ताकत है कि आप एक बंदा नहीं पकड़ सके? मुझे तो लगा ये एक किस्म का हमने मजाक बना दिया ना। वज़ीर दाखिला ने कहा, लेकिन मुझे बताएं, आज मैं वज़ीर आज़म का बयानिया पढ़ रहा था कि जी वो
वो क्या है जो लंदन वाला यार, वो जिस पे कल हमने ब्रॉड शीट पे लोगों को बताओ 2.5 साल के बाद, और चंद दिन पहले चंद सोशल मीडिया को बुला के सहाफियों की लिस्ट दी गई, उनमें शायद आपका भी नाम है कि इनकी माँ बहन कर दो। यार क्या कर रहे हो भाई, इस मुल्क की हिफाजत करो, अल्लाह का मैं ये चाहता हूँ कि 3-4 अदारों को बदनाम करा रहे हो। अच्छा मलिक साहब, मैं एक चीज़ को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सवाल आपके पास फेंकता हूँ। ज़िया-उल हक आया और उसने पंजाब असम्बली में तकरीर की वर्दी पहन के, वो मार्शल लॉ था, और वहाँ पे सीएम नवाज शरीफ था। एक और बात सुनाता हूँ, वहाँ पे एक भट्टी साहब होते थे, MPA, बड़े मेहनतकश थे पीपल्स पार्टी के, लाइलपुर से, या जैसे आप फैसलाबाद कहते हैं। उन्होंने उठ के खड़े होकर कहा कि आप वर्दी पहन के यहाँ क्यों आए हैं। उस मार्शल लॉ में उसे उठा के बाहर फेंक दिया गया। ये मार्शल लॉ है कि आप खड़े होकर इदारों के बारे में ये बातें करें, इससे बड़ी क्या जमहूरियत चाहिए आपको? नहीं, जमहूरियत का इशू नहीं है इस वक्त, जो मौलाना का इशू है थोड़ा सा वो मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मौलाना के लिए तख्त या तख्ता है, वो जिस पॉलिटिकल गेम में फंसे हुए हैं ना, आगे उनको नैब नजर आ रही है। तख्ते का मतलब है, देखें अगर सेनेट में भी PTI निकल गई और जो नजर आ रहा है, मेरा ख्याल है असल तख्ता फैटफ है, वो पूछना चाहते हैं कि फंडिंग कितनी है, कहां से आती है, क्यों भट्टी साहब? मगर ये बताया ना, असल जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जब आप मौलाना 30-35 साल जब हम सफ़र रहे, जिन पे आप वो तनकीद कर रहे हैं, तो सब ठीक था। अब वो हम सफ़र नहीं है। मेरा पॉइंट है कि पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ हिस्सा मिल गया, दूध में से मलाई मिल गई है, वो हो गए हैं साइड। अभी भट्टी साहब ने दूसरी भी आपको खबर दे दी है कि उन्होंने कहा जी हमने तो इस्लामाबाद जाना है। अब मेरे ख्याल में दो पॉलिटिकल कुव्वतें फंसी हुई हैं, एक का नाम है मौलाना, दूसरा नाम नवाज शरीफ। ये दो बंदों को सवाई लड़ाई की और कोई सूट। अच्छा भट्टी साहब, मैं एक अजीब एंगल से सवाल करता हूं, बड़े अजीब एंगल से। जमीन पर इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिली, अब ये चाहते हैं कि इतना प्रोवोक करें कि हमारी इंपॉर्टेंस बने, हमें उठा के जेल में फेंकें। तो हम जिस तरह हमने देखा कि मरियम के जलसों को रोकना बंद किया। टाइम आप बुरा ना बनाएं तो सच, आधा सच बोलता हूँ, पूरा सच तो खैर ये सुन भी नहीं कोई पाएगा, बोल दो। जितनी इस हुकूमत ने PDM को सपोर्ट किया, आपका तस्वुर नहीं है। इनकी औकात नहीं थी, इनकी हैसियत नहीं थी ये लफ्ज बोल सके। इनकी औकात और हैसियत नहीं थी कि एस्टेब्लिशमेंट पे ये गंदा गलीज गोलाबारी कर सके। आप कह रहे हैं इनको सपोर्ट नहीं थी, ये नाहलों की हुकूमत की सपोर्ट है। उन्होंने कहा मार्शल लॉ में आप ऐसी गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं मुझे अर्ज करने की इजाजत नहीं देते, आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, उन्होंने कहा धमकी दी कि वजाहत करो, आर्मी को वजाहत करो। यार वो खुदा ना हादसा मुजरम है आपके। दूसरा उन्होंने कहा मुझे मुल्क में मिनी मार्शल लॉ लग रहा है, जनरल ज़िया-उल हक वाला या मुशर्रफ वाला। और दोनों मार्शल लॉ होते तो मौलाना तुम और नून लीग तो गोद में होते, तुम तो इक़्तिदार में होते। अगर फौजी कोई डिक्टेटर इस वक्त मुल्क का मार्शल लॉ लगी होती तो तुम तो मुल्क से बाहर रह ही नहीं सकते थे, इक़्तिदार से बाहर। तुम्हारी तो भूख ही डिक्टेटरों ने खत्म की है, तुम्हें तो जमहूरियत रास ही नहीं। वर्दी में इलेक्ट की इन्होंने सपोर्ट किया LFO की, नहीं वर्दी में सपोर्ट किया। साहब तो जमीन भी मिली थी ना, ये भी बताया ना, KPK में जमीन किसने दी थी? मैं बताऊं, ये जनरल ज़िया और मुशर्रफ को नहीं भूल सकते। मुशर्रफ ने जमीन दी थी, भट्टी साहब बताया ना, कानून में अमेंडमेंट करने की इजाजत मुशर्रफ को इन्होंने दी। ज़िया-उल हक किसका रूहानी बाप था? कौन का ज़िया-उल हक की कब्र में जाके कहता था मैं तुम्हारा मिशन जारी रखूंगा? ओ भाई, आप सच इस मुल्क में मार्शल लॉ लगे क्योंकि आप जैसे लुटेरों की, चंद डाकुओं की बारी तब आती है जब मार्शल लॉ लगे और वो कमजोर लोगों को उठा के गोद में बैठाते हैं। ये तो हो कोई हुकूमत तगड़ी और जिसे सिर्फ आइन का पता और आइन की पासदारी करनी जानता हो। मैं देखता हूं कि आप आर्मी चीफ से वजाहत कैसे मांगते हो। आप ये कैसे कहते हो कि मैं 4 जजों को बाहर फेंक दूंगा? कादी साहब अनबिलीवेबल है यार। नहीं भट्टी साहब, इनकी तारीख तो है ना, जजों को तो फेंका हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट से बाहर। कादी साहब तो किया था जमहूरी दौर में। कादी साहब अब वो देखे, अब ना वो अदलिया है ना मुल्क में मार्शल लॉ है। ये ज़िया-उल हक और जनरल मुशर्रफ होते तो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान इक़्तिदार का हिस्सा होते। हाँ, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जनरल ज़िया-उल हक के खिलाफ एक तवील जदोजहद की, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी हुई। वैसे तो वो नैब से भी नाला है मेरे लिए, प्रोड्यूसर साहब जरा वो भी नहीं, पहले ये बताए। हाँ, नहीं वो हमने रिक्वेस्ट किया कमर जमान चौधरी साहब वापस आ जाए। नहीं वो नैब को सुन लेना क्या कहते हैं, फिर इस पे भी बात करें। ये कोई कानून है कि मौलाना फजलुर रहमान को आप DG चेयर में नैब भी लगा दें? खुदा कश्मीर की बेटी भी वापस कर दें, मेरे मुंह में वज़ारत हाउसिंग भी मैं दे दें। ये नहीं कहूंगा कि इन्हें आर्मी चीफ लगा दें क्योंकि पाकिस्तान की हमें हिफाजत चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इन्हें चीफ जस्टिस अल्लाह ना करे लगा दें,
वो लगा दें, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगा दें और 25-30 कमेटियाँ डालें जिसमें सिर्फ मौलाना के नाम हो, हर पर्ची लेके और कमेटी लेके ये घर जाए। और साथ मरियम को भी थोड़ा सा हिस्सा देना। अगर आपने खाली मौलाना साहब से मुकमका किया तो फिर मेरी आपने भी तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया ना। वो एक जमाना वो था, हमने अपने बच्चे को पीटीसीएल में रखवाया, फिर तमाम कानून को तहबाला करके हम उनको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में ले गए। तो आप भी तो हमारे साथ काम नहीं ना कर रहे। अब फिर देख लेना बिलो दी बेल्ट। मलक साहब कह रहे हैं कि मौलाना फजलुल का नाम सिलेंडर होना काम नहीं, ये जनरल नियाजी का काम है। मुझे बता दें मलक साहब ईमानदारी से, आज आपने बोलना कादी साहब से मैं 1.5 मिनट ले लेता हूँ, क्या इस मुल्क में हुकूमत है जो अदारों को इस तरह ब्लो दी बेल्ट हर रेड क्रॉस करके, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही जो सवाल कि मुझे भी कुछ लोगों से शिकवे हैं। मैं इसका मतलब मैं गाली गलोच करूं, मुझे कोई ईमानदारी से बताऊं, मेरा मौलाना फजल पीडीएम ज्वाइन करना जरूरी है। मैं मेरा नुक्ता नजर ले लिया, मुझे ईमानदारी से लग रहा है, ये मेरी असेसमेंट है कि इमरान खान की लॉटरी है इस तरह की अपोजिशन। अब पूछें क्या, जिस दिन ये अपोजिशन में सवाल आएगा, अपोजिशन की लॉटरी है कि इमरान खान हुकूमत में आप क्या बच्चों वाली मेरी बात तो आप सुन लेना, मेरी बात सुन ले, आप इन सब को हटा दें। ये समझ ले मौलाना भी नहीं है, मरियम भी नहीं है, तो इस प्रोग्राम में डिस्कशन होनी थी जो चीनी महंगी हुई है। मेरी बात आप सुन लेना, आपकी गवर्नेंस आ जानी थी, आपके वादे आ जाने थे, आपने नया पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान के अलावा 4 नाम अच्छे बताएं जिसे हम गारंटी दें कि ये जेन्युइन आदमी होंगे। हाँ, इमरान खान को जो नाअहल एडवाइजरों की टीम नुकसान पहुंचा रही है कादी साहब, ये इमरान खान साहब को अब नहीं अगले इलेक्शन में पता मैं एक और भी बात समझता हूँ, वैसे तो जो ISPR साहब ने बड़े वाजे कहा है, ये क्या गेन कर रहे हैं इंपॉर्टेंस जो है, नीचे 4 बंदे जलसे में इकट्ठे नहीं होते और वर्दी में सारे आपके सामने हाजिर होते हैं। भट्टी साहब लगता है आपको वैसे ये बात दुरुस्त है? ये देखिए, ये DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर को, ये रात को प्रोग्राम हुआ, ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को शॉर्ट भेजे और मोहतरम DG ISPR साहब को भेजे। एक तरफ वो फरमाते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, DG ISPR साहब फरमाते हैं सियासत को ना धकेले, हमारी बैकडोर कोई राब्ता नहीं। वो तो कह रहे, मैं पूरे यकीन से ईमान से कहता हूँ कि कल रात मेरे 3 लोगों को फ़ोन आए। अब मुझे बताएं, बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा काम है दोनों मौक़िफ़ सामने रखना और ये भी बैकडोर चेक करना, क्या बैकडोर राब्ते हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या इस वक्त कोट लखपत जेल में किसकी वजह से, किसके कहने पे किसको रियायतें दी जा रही हैं। फिर मैं तो लेकिन हमारा गला घोट देती है हुकूमत। भट्टी साहब, फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप B+ क्लासें दे लें, 25-25 अरब की चोरी पे आप रस्ते दें लोगों को, ये अशर करेंगे आपका वो। अगर आप जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और आप लोगों को सजा नहीं दे सकते तो वो हर इदारे का मुंह चढ़ाएंगे, ये माफिया है। शाहिद खान अब्बासी ने इससे बड़ी चपेड़ क्या मारनी है हुकूमत को कि वो कह रहे हैं कल रात। और एक और बात, भट्टी साहब मुझे एक बात करने दीजिएगा, कहा गया भट्टी साहब करें, ये 2 साल पहले की बात नहीं की उन्होंने। मेरी है, खाकान अब्बासी साहब कौन थे, उनको सियासत में कौन लेके आया? हालांकि उनको राइट हैंड मैन, उनका नाम ECL से कैसे निकला? और भाई सुने ना, उनका नाम ECL से कैसे निकला? भाई तो उनके बीमार अमेरिका में थे, तो लंदन कैसे पहुंचे वो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मार्शल लॉ से इतनी तकलीफ है, ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद साहब मार्शल लॉ के जरिए है, नवाज शरीफ मार्शल लॉ के जरिए है, खाकान अब्बासी इनके जरिए है। नहीं ठीक है, एक मिनट काजी साहब, मेरा पॉइंट ये भट्टी साहब वाला पॉइंट है, अगर 2 तरह की बात हो रही है ना, जनरल साहब ने जो बात की है, अपने खाकान अब्बासी साहब ने उसको अपोजिट किया है। मेरे हाल में पाकिस्तान के जो कोई ना कोई तो न्यूट्रल इदारा है, सुप्रीम कोर्ट है, कोई ना कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, इसका फैसला होना चाहिए। ये पाकिस्तान इस तरह ग्रे एरिया में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक तो ये कि क्या वो MNAs MPs आके बता दें हमें कि कौन सी वर्दी में आए थे? नहीं कादी साहब, आप थोड़ा सा नहीं समझ रहे, इस मुल्क को एक साजिश के तहत लोगों के ज़हन को पायदन किया जा रहा है। उन्होंने कहा यूनिफॉर्म में आए थे, और जब मैंने इंटरव्यू किया, भाई हु यू और वो है कौन? ऐसे मैंने अपने MNAs की इंटरव्यू की। हाँ नहीं, वो कह रहे हैं उनके किए जिनके मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा उनका टिकट लो। भाई आप हैं कौन? नहीं, वो एज ए जनरल सेक्रेटरी पार्टी बात कर रहे हैं, नहीं तो वो कह रहा है उन्होंने PTI के टिकट ले लिए, उनको कहा गया वो इल्जाम लगा रहा है, वो इल्जाम लगा रहा है, मैं जनरल सेक्रेटरी पार्टी का कि मेरे बंदों पे प्रेशर है, यूनिफॉर्म वालों पे लगा रहा है। नहीं, वो अपने बंदों को कोड कर रहा है कि हम पे प्रेशर है, लेकिन ये उसका हक है। उसने ये लफ्ज कहा कि मेरे बंदों पर यूनिफॉर्म वाले आके प्रेशर डालते थे कि नून लीग का टिकट नहीं लेना है, PTI का लो। उन बंदों ने इल्जाम लगाया यार, वो ही ना, तो यही कह रहे हैं ना भाई, इनके बंदों ने, इन्होंने इंटरव्यू किया, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। नहीं, मेरी बात सुनो, अगर ये जो 3 बंदे हैं ये कोर्ट में चले जाएं और उन जो नहीं, मुझे बताएं यार, कल सही कह रहे हैं कादी साहब, मैं फिर क्यों मानूं झूठ बोल रहे हैं? मुझे क्या पता। अदब एहतराम से, कल बहुत अरसे बाद DG ISPR ने यूनिफॉर्म में
आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैक्ट्स बताए कि अपनी 10 साल कारकर्दगी बताई। सिर्फ ये मुझे बता दे, उन्होंने कल ही एहसन इकबाल ने क्यों कहा कि मेरे बंदों को यूनिफॉर्म वाले आके धमका रहे हैं? इसका जवाब आप दोनों दे दें, मैं खामोशी से सुनूंगा। दे आर बिहेविंग लाइक ए स्पाइल्ड चाइल्ड। उनका ख्याल था कि अगली 10 नस्लों तक हमने हुक्मरानी करनी है, वो खेल खत्म हो गया है। अब देखते हैं, मगर हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस असल NRO किनको मिल रहा है? डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि मैशत के क्या मामले और NRO मिल किस तरह है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा, आज एक ट्वीट की थी फ़ारूक सलीम साहब ने, और उसमें मलिक साहब उन्होंने कहा था जी NRO फॉर IPPs, NRO फॉर शुगर इंडस्ट्री, NRO फॉर फार्मास्यूटिकल्स और 4-5 इनका उन्होंने जिक्र किया था। अब क्या वो इस तरफ रिफ़र कर रहे थे कि जनाब ये जो रिपोर्ट्स आई थी, IPPs की रिपोर्ट आई थी, शुगर की रिपोर्ट आई थी, गंदम की रिपोर्ट आई थी, तो उस पर कोई मीनिंगफुल काम ना होने की वजह से अब जो IPPs हैं उनसे पैसे लेने की बजाय 450 अरब उन्हें दिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब के बारे में एक बात मैं एज अपना व्यूअर बात कर रहा हूँ, उनके ट्विटर बड़े एक हवाले से बड़े इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बड़ी आसान। डॉक्टर साहब लाइन पे, डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये आज आपकी ट्वीट थी और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग आपने एक पॉइंट आउट किया कि ये जब इनको NRO देने से क्या मतलब आपका, जिन इदारों का या जिन सेक्टर्स का आपने जिक्र किया है डॉक्टर साहब? देखिए, हुकूमत ने खुद से ऑर्डर की थी, शुगर रिपोर्ट भी, आटे की रिपोर्ट भी और IPP की रिपोर्ट भी। आपको याद होगा कि 2019 में एक कमेटी बिठाई गई थी, उसमें ISI का भी एक मेंबर शामिल था। उस रिपोर्ट ने ये बताया था कि IPPs ने पाकिस्तानी अवाम को 5,820 अरब का एक टीका लगाया है। अब ये रिपोर्ट हुकूमत की कमेटी ने बनाई थी, ये फिगर्स उसी की हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने 4 डिफरेंट टीकों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि करेंसी की मद में कोई 4,700 अरब का टीका है। एक्सेस फ्यूल यानी कि उन्होंने तेल ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, 209 अरब का टीका उस मद में है। फिर उन्होंने कुछ मिस कैलकुलेशन की है IRR की, 565 अरब का टीका उस मद में लग गया। अगर सबको जमा करें तो 5,823 अरब का टीका ये बन रहा था। यानी कि बिजली का जो सारिफ है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, कोई इंडस्ट्री लगाए बैठा है, घर में बैठा है, किसी की दुकान है, तो औसतन हर एक बिजली के सारिफ को तकरीबन 2 लाख रुपए का टीका लग गया। ये हुकूमत की कमेटी हमें बता रही है। अब हमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो बिलिंग की है उनको 450 अरब रुपए की पेमेंट जल्द अज जल्द की जा रही है। तो पहले ये कहा जा रहा था कि ये इन्होंने एक्सेस प्रॉफिट्स ले लिए हैं। अच्छा, बड़े बड़े ग्रुप्स का नाम लिखा गया था। उसमें जो निशात ग्रुप है, मियां मंशा साहब जिसको ओन करते हैं, उसके मुतालिक 23 दफा उस रिपोर्ट में जिक्र हुआ और कहा गया कि 9 अरब रुपए का एक्सेस प्रॉफिट यानी कि इजाफी प्रॉफिट, कुछ तो प्रॉफिट उनका हक बन रहा था। ये रिपोर्ट ये कह रही थी कि उन्होंने अपने हक बनने से ज्यादा 9 अरब रुपया रख लिया। फिर ओरिएंट ग्रुप है जिसमें नदीम बाबर साहब जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के स्पेशल असिस्टेंट भी हैं, उनके मुतालिक रिपोर्ट में लिखा गया कि उन्होंने 1 अरब का इजाफी प्रॉफिट लिया। जहांगीर खान तरीन साहब की कंपनी ने 2 अरब का इजाफी प्रॉफिट लिया। खुसरो बख्तियार साहब की कंपनी ने 1 अरब का इजाफी प्रॉफिट, और शरीफ खानदान का कोई यूनिट है उसने 1 अरब का इजाफी प्रॉफिट। अब जब आप खुद से कह रहे हैं कि सब लोग इजाफी प्रॉफिट ले रहे हैं, पाकिस्तानी सार्फिन को टीका लग रहा है, तो फिर ये 450 अरब अब अचानक उनकी सब बातें हम मान गए हैं। यानी कि उन्होंने जितने भी टीके लगाए उसको हम अब कानूनी रंग दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि मैं खुद आपको रीट्वीट करता हूँ और जितने आसान लफ्ज़ों में आप बताते हैं, बज़ाहिर बाजुल नज़र में ऐसा लग रहा है जैसे माजी में ले दे के NRO होते थे, इस दफ़ा भी NRO हो गया। एक तरफ ये खुद कह रहे हैं इजाफी अरबों रुपए गया और किसी एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत बेपनाह इजाफा, बिजली में इजाफा, तेल में इजाफा, और ये कहते हैं बरामदात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। असलों में आप आवाम को बताएं जिसकी 20,000 25,000 सैलरी है, 25 जुलाई 2018 के बाद हम पर कितना बोझ पड़ा आम शहरियों पर, जो इस हुकूमत की नाअहली, गलतियां या करप्शन की वजह से हुआ। देखिए, ये सब चीजें कैलकुलेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। आप अंदाजा कीजिए कि पिछले कोई तकरीबन 28 महीनों में गंदम की कीमत जो है वो 35 रुपए किलो से लेके वो 70-75 रुपए पे पहुंच गई। अब औसतन पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत
तकरीबन 115 किलोग्राम गंदम इस्तेमाल करता है सालाना। तो इसका मतलब ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को तकरीबन 900 अरब का टीका लग गया पिछले 28 महीनों में। अब ये 900 अरब आपकी और मेरी जेब से निकला है, तो जाहिरी बात है कि अगर आपकी मेरी जेब से निकला है तो किसी की जेब में गया भी होगा। इसी तरह चीनी की मद में आप सोचिए कि 55 रुपए किलो का रेट था आज से 28 महीने पहले, और आज वो 90 पे है। कहा यह जा रहा कि वो 100 से दोबारा से ऊपर चली जाएगी। तो इस चीनी की मद में तकरीबन 350 अरब का टीका लग गया। आपकी और मेरी जेब से इजाफी 350 अरब रुपया निकला है, तो जाहिरी बात है कि किसी की जेब में गया भी होगा। आप अपने घर का भट्टी साहब 2 साल 2.5 साल पहले का बिल निकाल के देख लीजिए, आपको तकरीबन 11 साढ़े 11 रुपए का एक यूनिट मिल रहा था सारे टैक्सेस जमा करने के बाद। मैंने 3 दिन पहले अपना बिजली का बिल दिया है, घर का बिजली का बिल दिया है, और 28 रुपए फी यूनिट दिया है। तो गंदम की शक्ल में, चीनी की शक्ल में, बिजली की कीमतों की शक्ल में तकरीबन 2.5 से 3 हजार अरब का इजाफी खर्चा पड़ा है 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर। और इस दौरान ये ज़हन में जरूर रखिए कि आपकी और मेरी सबकी आमदन जो है वो गिर गई है, जिसकी वजह मैं हुकूमत नहीं ठहराता हूँ, वो तो कोरोना वायरस की वजह से सबकी आमदन गिर गई है, बिजनेस स्लो डाउन हो गया है। तो गिरती हुई आमदन और इजाफी अखराजात गंदम में, चीनी में, बिजली में, तो ये टीके लग रहे हैं। और आज तक मुझे बताइए कि गंदम की मद में या चीनी के सेक्टर में या बिजली की सूरत में किसी को अरेस्ट किया गया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? तो यही तो कानून जो एनआरओ का मुशर्रफ साहब ने दिया था कि आपने जो कुछ कर लिया आपको एनआरओ कानूनी एक कवर मिल गया। तो यहाँ पे भी यही नजर आता है कि गंदम वालों, चीनी वालों, बिजली वालों को एक कानूनी कवर मिल गया। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाह रहा हूँ बड़ा मुख्तसर सा कि ये जो कुछ हो रहा है, जो आम आदमी की आपने कहानी सुनाई है, इसकी वजह हुकूमती नाअहलियत है कि या करप्शन है? इसकी क्या बुनियादी वजह क्या है? इतना बड़ी नाकामी क्यों आ रही है? बड़ा मुश्किल है कहना। देखिए कुछ ना कुछ तो है, नाअहली है, करप्शन है, या दोनों को जमा कर लें तो उसका नतीजा ये सामने आ रहा है। देखिए बहुत सारी हुकूमत को मैं ये समझता हूँ कि इसके हल ढूंढना है हमने, बजाय इसके कि हम वजूहात ढूंढें। अब ये तो टीका लग गया, ये आपको पैसे वापस आने वाले तो नहीं है। अब इनके हल जो हैं वो कोई इतने मुश्किल नहीं है। तो सोच में ये आता है कि अगर हल कोई आपको रॉकेट साइंटिस्ट नहीं चाहिए, कोई बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, आपको हल बड़ा आसान है। देखिए चीनी के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, अगर वजीर आजम साहब सिर्फ 2 जुमले लिख दें। पहला जुमला वजीर आजम साहब ने लिखना है कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी एक्सपोर्ट कर दे, हम किसी को सब्सिडी नहीं देंगे, ये पहला जुमला। दूसरा जुमला वजीर आजम साहब ये ऑर्डर नाफिज कर दें कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी इंपोर्ट कर ले, दुनिया के किसी भी मुल्क से कर ले, हम किसी किस्म की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। आप अंदाजा कीजिए कि इन 2 जुमलात के बाद 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी, और पाकिस्तान में कभी भी 1 किलो की भी किल्लत नहीं होगी। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने इजाजत दे देनी है, जिसका दिल चाहता है जितनी इंपोर्ट करे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इतना आसान हल बताया जिससे 20 करोड़ आवाम को करप्शन और नाअहली के बोझ से, तो पीएम साहब क्यों नहीं करते आपके ख्याल में? और दूसरा एक सवाल, गन्ने की कीमत इन्होंने सुना था 200 रुपए की है, अब वो 300 रुपए बिक रहा है, इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम है? भट्टी साहब आप सोचिए कि जितने भी आपने प्रॉब्लम का लफ्ज इस्तेमाल किया, जितने भी प्रॉब्लम एरियाज हैं जो बोझ डालते हैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर, अगर आप उसको गौर से देखें तो उसमें हुकूमत इन्वॉल्व है। देखिए गंदम के शोबे में हुकूमत फिक्स करती है गंदम की प्राइस क्या होगी, हुकूमत फिक्स करती है कि किस आटे की मिल को कितनी चीनी दी जाएगी, हुकूमत फिक्स करती है कितना कोटा होगा। हुकूमत का अपना एक इदारा है जो पैस्को कहलाता है, वो लाखों टन गंदम बाजार से खरीदती है। चीनी में देख लीजिए, हुकूमत गन्ने की कीमत फिक्स करती है, हुकूमत चीनी की मिलों को खुद से लाइसेंस देती है। जिस इलाके में हुकूमत घुस गई उस इलाके में 22 करोड़ आदमियों का बेड़ा गर्क हो गया। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल आपसे, डॉक्टर साहब आपने ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया,
मगर जहां पे प्राइवेट सेक्टर आया है आईपीपीज का, वर्ल्ड बैंक तो कहता है $45 बिलियन का टीका लगा है 10 साल में, वहां भी तो हमारी खाल उसी तरह खींची गई है जिस तरह सरकार खींच रही थी। देखिए आपने बहुत खूबसूरत, अब यहाँ पे भी हुकूमत इन्वॉल्व है। हुकूमत पाकिस्तान सारों से बिजली खुद खरीदती है, हुकूमत पाकिस्तान खुद उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। अच्छा, इसमें अब पीटीआई का कोई बड़ा रोल नहीं है, ये ज़हन में रख लीजिए। जितने भी जिसको हम कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, यानी कि बिजली खरीदने के जो एग्रीमेंट किए गए हैं, वो पीएमएल-एन की हुकूमत के दौरान किए गए। वो जो महंगी बिजली हमने खरीदी उसमें डायरेक्ट रोल पीटीआई की हुकूमत का नहीं है, लेकिन हुकूमत उसमें शामिल है। देखिए हुकूमत चाहे वो पीटीआई की हो या पीएमएल-एन की हो, हुकूमत बिजली खरीद रही है। अब डॉक्टर साहब आपका बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था, हम चाहेंगे किसी दम टाइम आपके पास वक्त हो तो हम पूरा प्रोग्राम इस पर करें। नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ, बहुत ही चश्मकुशा बातें डॉक्टर साहब ने की हैं कि दोनों तरफ से हमें मार पड़ी है, मगर क्या ये सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं? डॉक्टर साहब से पूछेंगे क्या इस इकोनॉमिक मॉडल को रिविजिट करने की ज़रूरत है या नहीं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और देखेंगे अमेरिका बहादुर में क्या हो रहा है और क्या खौफ की फ़ज़ा है और उनकी रूलिंग एलीट किस तरह थर थर काँप रही है। वो पंजाबी में जिस तरह कहते हैं अपने अवाम से डरी हुई है, ख़ासतौर पर वो अवाम जो ट्रंप के साथ है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, जो बाइडन से पहले एक स्टोरी ज़रा थोड़ी बात क्लियर हो जाए। हमने बड़ी बात की थी ब्रॉडशीट का जो मुसावी है, कावे मुसावी, असल मसला क्या है और क्यों आज मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हमें तो लंदन की अदालत ने हमें बिल्कुल माफ़ कर दिया है और बिल्कुल साबित नहीं हुआ। और परवेज़ रशीद साहब, तो हम उनकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं मामला कुछ ऐसे नहीं है। मामला सिर्फ इतना है मलिक साहब, मैं आपको बताता हूँ कि जब इसको हायर किया गया तो परवेज़ मुशर्रफ ने हायर किया। परवेज़ मुशर्रफ ने हायर करने के बाद वक्त बदला, NRO दिया और बाद में वो लिस्ट जो है उसमें से नाम निकलवाने शुरू कर दिए। जब नाम निकले तो नैब ने ये कहा था कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो एवन फील्ड फ्लैट्स हैं, ये जो है ये इनको जब्त कर लिया जाए। इस बुनियाद पे ये मुसावी अदालत में जाता है और कहता है कि ये फ्लैट मुझे दे दें कि मेरे पैसे इनके पास हैं। अदालत कहती है कि जी वो कंट्रोवर्शियल हैं फ्लैट्स, लेकिन उनका केस लाहौर पाकिस्तान की हाई कोर्ट में चल रहा है। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता हम उसे नहीं बेच सकते। ये एक झंडा लेके निकल गए हैं कि जी हमारे पैसे आज हक हलाल के हो गए हैं और हमारे बच्चों ने 17-18 साल की उम्र में बड़े जीनियस थे, इन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए। तो मैंने कहा ये क्लैरिटी कर दें। क्लैरिटी नहीं, ये क्लैरिटी नहीं, आपने एक एस्पेक्ट बताया हक हलाल के पैसे हैं। नहीं, हक हलाल के नहीं, बहुत पसीने के पैसे हैं, उन्होंने वेल्डिंग करके कमाया। इसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि परवेज़ मुशर्रफ ने ये गलत इस केस लिए किया था कि अगर वो सऊदी अरब जाने की इजाज़त प्रेशर में आएगा तो वो अपना जनरल मुशर्रफ भी एक्सपोज हो गया कि वो एहतसाब नहीं चाहता था। इस बंदे ने बताया कि स्वाय जनरल अमजद के हर आपके जो नैब का चेयरमैन है उसने अपना हिस्सा मांगा, ये उसका इल्ज़ाम है। फिर उसने बताया कि अक्टूबर 2018 में मैंने इस हुकूमत को ये भी बताया कि नवाज शरीफ ने रिश्वत भी ऑफर की। इस सफा माम में सारे उसने कहा कि नवाज शरीफ ने रिश्वत भी ऑफर की। आपका सारा अटैक नवाज शरीफ पे सारे उसने एक्सपोज किए हैं। एक मिनट मलिक साहब, आपने सिर्फ यहाँ रुकिएगा। आपने मैं अब ये स्टोरी अभी शुरू की तो सबसे मैंने पहले परवेज़ मुशर्रफ का नाम लिया कि उसने NRO किया। देखे या तो आप अपने हराम को हलाल ना करें। मैं ये हराम का फोकस आप भी गलत कह रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने डील की और इनके हराम के पैसे को निकले दिया। ये थी कि और ये रिश्वत देने गए उसको। नहीं, मैं रिश्वत देने गए। कादी साहब, मैं अर्ज करने लगा, डील ये थी कि जो लुटेरों से जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा आम शहरियों का, उनसे जो रिकवर होगी उसमें से देंगे। और शेरपाव का नाम भी आया, शेरपाव का नाम लिया उसने। और दूसरी बात, आपके नवाज शरीफ भंगड़ा किस बात पे डाल रहे हैं? उसने कहा नवाज शरीफ झूठा है, इसका भांजा या भतीजा मेरे पास रिश्वत देने। आपको पता है बाहर कितना जबरदस्त रहा है। अगर उसने झूठ बोला तो नवाज शरीफ इस वक्त चले गया होता यूके हाई कोर्ट में और उधर तो बच ही नहीं सकता कोई इतना बड़ा इल्जाम। एक सवाल का जवाब दें। उन्होंने कहा जिसमें इनको डकैत लिखा, इतने बड़े पर्चे ने डेली मेल ने और ये पर्चा कराने गए थे, वो कहां पे है? वो अंदर करा लो उनको। नवाज शरीफ को मैं डिफेंड नहीं कर रहा। लिसन टू मी, काजी लिसन टू मी। बट वो केस क्या था? नहीं, काजी स्टॉप दिस वन साइडेडनेस। कल उसने लिखा है वन साइडेडनेस, वन साइडेड डकैत लिखा है, मगर मैं बता रहा हूं, वो बता रहा है कि नैब भी आपकी शामिल है, आपका जनरल मुशर्रफ भी शामिल है, आपकी प्रेजेंट हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया। ये करें ना, इस तरह बताएं, इस तरह बताएं सारे शामिल हैं। आपको सिर्फ नवाज शरीफ की आवाज आती है। मुशर्रफ ने सऊदी अरब, इसमें तो इब्हाम है ही कोई नहीं सब। लेकिन बात सुन लेना, सिर्फ मेरी गुजारिश है, मुशर्रफ ने गलत किया, जुर्म किया। मैं बस ये लेकिन
मेरी सबमिशन है, जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं क्या रिश्वत देने गए थे? फ्रॉड कर रहे हैं। मैं तो ये लोगों को बताना चाह रहा हूँ, इन बेरूपियों को पहचान जाए। मैंने शुरू किया कि परवेज मुशर्रफ ने NRO का पहले मैंने नाम लिया, बिल्कुल उनको आया नहीं। नवाज शरीफ का नाम सिर्फ सुनते हैं मलिक साहब। उसने ये भी कहा कि उसने ये भी बताया कि अक्टूबर 2018 में और उसने ये भी बताया है कि $1 अरब की चोरी के पैसे मेरे पास हैं, नवाज शरीफ के आके ले लो। पकड़े ये भी बताया उसने। पकड़े उसने रोका किसी ने? और उसने कहा मैं आपके पैसे भी वापस कर तो रोका किसी ने? इसलिए ना नहीं आपका सारा फोकस नवाज शरीफ होता है ना। वेयर इज दिस करप्शन की साइड ना लिया करें, चाहे मुशर्रफ हो चाहे आप नवाज शरीफ के खिलाफ सबकी बात किया, आगे बढ़ते हैं। आप वन साइडेड रहते हैं। गवर्नमेंट को ढूंढना है तो मौलाना और मरियम की तकरीरें सबको पकड़े। मैं तो कहता हूं यार चलो हम, और नवाज शरीफ की करप्शन हलाल है भाई, आगे बढ़ो। नहीं अच्छा बात चोर से हलाल है यार, हलाल है, एक ही चोर है, सॉरी एक ही चोर है, हलाल है बस, ठीक है ना, हलाल आपकी नजर में। आगे बढ़ते हैं। बात यह है भट्टी साहब कि ये जो अमेरिका में जो कुछ हुआ है हम ये देखते हैं, और इंडिया में जो हो रहा है उसमें हम ये देखते हैं कि पूरी आवाम जो है अपनी पॉलिटिकल एलीट से शदीद नाराज़ है, इन डकैतियों की वजह से, इन चोरियों की वजह से। वहाँ भी बड़े लोग उनको डिफेंड करते हैं टीवी पे बैठ के, फॉक्स न्यूज़ पे कसीदे पढ़ते हैं इसके बैठ के। बात यह है भट्टी साहब कि क्या आपको ये नहीं लगता कि पॉलिटिकल एलीट जो है उसने एक्सक्लूड कर दिया है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान का इशू आज आप टीवी पे देखें, एक कारोबारी शख्स, एक जराइम पेशा शख्स जिसमें कम से कम 300 से ज़्यादा ट्रंप पे का केस चल रहे थे, कारोबारी शख्स, उसने आके अमेरिकन की रिपब्लिक पे कब्जा किया, फिर उनको पॉइजन किया कि फैद फाम मैं तुम्हारा निजात देता हूँ, उन्हें वर्गलाया, और उसका ये इंजाम हुआ कि जैसे आप नवाज शरीफ को लाए। कारोबारी बंदे को जब आप सियासी ताकत देते हैं तो नवाज शरीफ नहीं बन जाता? वो नवाज शरीफ, ट्रंप ने, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ने उधर लॉबिंग के लिए भेजी थी, ट्रंप ने इनसे सीख ली कि ना इलेक्शन मानो ना हुकूमत छोड़ो, तो आओ। अच्छा भट्टी साहब, एक बड़ी खबर है, जो बाइडन ने एक दे दिया है दावतनामा बिलावल भुट्टो साहब को भी और आसिफ अली जरदारी साहब को तो भी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को नहीं दिया? उनको उनके बारे में खबर नहीं आई, शायद उनको भी दिया, मगर नाज़रीन ये था हमारा। कल फिर अल्लाह हाफ़िज़।